हाँ जी भाई, कल हम लोगों ने अपना टॉपिक शुरू किया था बेटा जेनेटिक्स को पढ़ना, और उसमें हम लोगों ने कल कंप्लीट किया था अपना बेटा जी मोनो हाइब्रिड क्रॉस को, डायहाइब्रिड क्रॉस को हमने खत्म किया था। अब पॉइंट आता है, क्या था आपके डाउट में? मल्टीपल एलील, हमने शायद इनकम्प्लीट भी कर लिया था पूरा, इनकम्प्लीट हो गया था पूरा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब अपना टॉपिक शुरू करते हैं बेटा जी को डोमिनेंस का। जो आपके डाउट थे ब्लड ग्रुप के ऊपर, वो इसमें क्या हो जाएंगे, आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। मल्टीपल अलील का कंसेप्ट भी कहां जाएंगे बेटा, जब को डोमिनेंस में आ जाएगा। तो जरा वर्ड को समझिएगा, पहले नाम को समझते हैं। को डोमिनेंस की मतलब यहाँ पे जो दो अलीलिक फॉर्म है, जो मेंडल जी ने कहा था कि आउट ऑफ द पेयर फैक्टर एक क्या होता है डोमिनेंट, एक क्या होता है रिसेसिव। बट ये कंसेप्ट हमें ये बताएगा कि ऐसा भी हो सकता है कि दोनों अलीलिक फॉर्म क्या हो बेटा जी यहाँ पे आपकी डोमिनेंट हो, और दोनों हेटेरोजाइगस कंडीशन अपने आप को एक्सप्रेस करे फिनोटाइप में। तो ऐसी जो कंडीशन होगी वो क्या कहलाएगी बच्चा यहाँ पे आपकी को डोमिनेंस। दोबारा वर्ड को सुनना, को का क्या मतलब है साथ। तो मैं कहूंगा जो भी दोनों अलीलिक फॉर्म है वो एक साथ अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे बेटा जी किसमें, यहाँ पे अपने F1 जनरेशन में दोनों यहाँ पे फुली एक्सप्रेस करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इनकम्प्लीट होगा, दोनों का एक्सप्रेशन कैसा होगा बेटा जी यहाँ पे फुली होगा। मैं कहूंगा ऐसा जब कंसेप्ट आएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे को डोमिनेंस का। एग्जांपल लेके समझते हैं। हमारा एग्जांपल में आता है ह्यूमन ब्लड ग्रुप। एग्जांपल क्या है बेटा जी ह्यूमन ब्लड ग्रुप। आपने कहा कि सर हमने सबसे पहले ले लिया पी जनरेशन, और हमने लिया बेटा जिसमें एक मेल, तो एक क्या लिया बेटा जी हमने यहाँ पे फीमेल। आपने कहा सर यहाँ पे मेल का ब्लड ग्रुप है बेटा जी ए। तो जरा सिंबल को समझना पहले। तो हम यहाँ पे द जीन ऑफ द ब्लड ग्रुप को इंडिकेट करते हैं विद द आई, विद द आई। अब मैंने यहाँ पे आई कैसा लिखा है बेटा जी कैपिटल लिखा है, तो मतलब कैपिटल लिखा हूं तो क्या है बेटा जी यहाँ पे आपका डोमिनेंट है। क्या है बेटा जी दोबारा वर्ड को सुनना, मैं यहाँ पे आई अल्फाबेट से इंडिकेट कर रहा हूं द जीन ऑफ द ब्लड ग्रुप। किसको बेटा जीन ऑफ द ब्लड। और हमने कहा बेटा जी इसके लिए हमने कहा कि हमें ऐसे डोमिनेंट लिख रहे थे, हमसे क्या बोला बेटा जी यहाँ पे आपका कैपिटल बोला। तो मैंने कहा देखिएगा भैया आपने कहा सर यहाँ पे तो इस कंडीशन में आपकी F1 जनरेशन पैदा होगी। सर फर्स्ट में कौन है? हाँ जी सर उस वाले में कौन? दिखने ना आपको सर डोमिनेंट ऐसा होगा। यहाँ कौन है बेटा बी और बी है, दोनों को मैं कैसे लिख रहा हूँ यहाँ पे कैपिटल। आपने कैसे यहाँ से कौन आया ए, यहाँ से कौन आया बी। कंडीशन ये बनी। अकॉर्डिंग टू द मेंडल होना क्या चाहिए था, आइदर इसका ब्लड ग्रुप होना चाहिए था ए या फिर क्या होना चाहिए था बी। अकॉर्डिंग टू द इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होना चाहिए था, इन दोनों का कोई हाइब्रिड बनना चाहिए था, होना चाहिए था। बट हमें यहाँ क्या दिखाई दिया दोनों ही साथ में। अब आपको दोनों साथ का मतलब क्या था, मैं कहूंगा एक्चुअली these are the specific gene that control the type of the antigen formation, type of the glycoprotein formation on the surface of the RBC। हम ऐसे कुछ बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पे कि सर ये हमारा RBC है, ये हमारा क्या है इसके ये सेल मेम्ब्रेन है, इसकी सेल मेम्ब्रेन पे कैसे ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है वही उसका एंटीजन, और हमने कहा वही एंटीजन के बेसिस पर क्या बन रहा है बेटा जब ब्लड ग्रुप बन रहा है। मैंने कहा यहाँ पे कोई इस प्रकार का बेटा जी एंटीजन बैठा था, इस प्रकार का कोई ग्लाइकोप्रोटीन बैठा हुआ था। मैं वर्ड क्या बोल रहा हूँ ग्लाइकोप्रोटीन, जो इस शेप का है। मैंने इस शेप का नाम दे दिया बेटा जी ए। क्या नाम दे दिया मैंने कहा एक और मैंने आरबीसी को नोटिस किया जिसके सरफेस पे कुछ अलग टाइप का क्या बैठा है बेटा ग्लाइकोप्रोटीन बैठा है। मैंने कहा ये उससे क्वाइट कैसा है, तो मैंने कह दिया बेटा ये वाला क्या है यहाँ पे बी। हाँ कि ना? आपने कहा यहाँ पे दोनों जगह क्या है ए और ए है, तो मतलब ऐसा जीन है जो ऐसे एंजाइम को बनाता है जो इस प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन को बनाता है। तो इसके केस में यहाँ पे क्या है बी, तो मतलब वो एक इस प्रकार के एंजाइम को बनाता है जो ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन को बनाता है। अब कंडीशन है सर यहाँ पे ये ए भी बैठा, यहाँ पे आपका, इसका क्या मतलब है कि सर अब इसका मतलब ये हो रहा है यहाँ पे इस आरबीसी के ऊपर ऐसा ग्लाइकोप्रोटीन बना और ऐसा भी बना। तो मैं कहूँ इस केस में आरबीसी के ऊपर दोनों ग्लाइकोप्रोटीन बने, दोनों के दोनों बने। तो मैंने क्या कहा ए वाला भी है और क्या है बेटा जी तो मैंने बोल दिया ये ब्लड ग्रुप क्या हो गया। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज ब्लड ग्रुप, it is the type of the antigen that is present on the surface of the RBC।
वो ए टाइप का है तो बन गया ए ब्लड ग्रुप, बी टाइप का है तो बी ब्लड ग्रुप, और दोनों है तो मतलब सही बात है यहाँ पे। ओके ओ के ऊपर कुछ कोई सा भी नहीं मैं होगा। ओ की बात नहीं की बेटा, क्यों जा रहे हो आप? फिलहाल आप इन पे हेडलाइन बात करो। चलिए एंटीजन एंटीबॉडी हिस्ट्री का काम होता है। थोड़ा देर इसको पूरा कर ले, फिर उस पे आ जाऊंगा, इसके बाद उसी को उठा लूंगा टॉपिक, एंटीबॉडी पे आ जाऊंगा। 1 मिनट इसको पूरा कर लेते हैं जेनेटिक्स वाले टॉपिक को। सर ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव क्या होता है? गुड, मैंने फिलहाल पॉजिटिव बोला है, फिलहाल जितना मैं समझा रहा हूँ उसको समझो ना पहले, कंसेप्ट को इधर से उधर क्यों लेके जा रहे हैं। फिलहाल जो समझा रहा हूँ उसको समझो ना मेरे भाई, क्योंकि फिलहाल इसमें ए और बी लिखे हैं, ना मैंने ओ लिखा ना मैंने पॉजिटिव लिखा, फिलहाल सिर्फ मैंने क्या लिखा, ए और बी लिखा है। वो बातें होंगी, थोड़ा वेट तो कर लो बेटा। अब आपने F1 का क्या कर दिया यहाँ पे, क्रॉसिंग करा दी। कैसे करा दी मेरे भाई? अब यहाँ पे सेल्फिंग वर्ड्स तो आ नहीं नहीं, क्योंकि सेल्फिंग में एनिमल में तो होगी नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, सेम टाइप जनरेटिव से हमने उसकी क्या करा दी, यहाँ पे मीटिंग करवा दी। तो क्या हुआ होगा बेटा जी, आपने ऐसे वर्ड्स उसकी मीटिंग करा दी। यहाँ पे मेरे भाई क्या बने बेटा जी, गैमीट। क्या गैमीट बनेंगे? दोनों अपने आप को अलग अलग करेंगे। ये भी क्या करेगा बेटा जी, अलग अलग करेगा। अब आप कहते हो सर जनरेशन कौन सी आएगी, तो F2 जनरेशन, उसमें इसका क्रॉस बना के बता दो कि कैसा कैसा रेशियो आएगा, हो जाएगा। अब वर्ड आता है यहाँ पे आपका मल्टीपल अलील। पहले मैंने वर्ड बोला बेटा जी, यहाँ पे आपको कोडोमिनेंस। इस वर्ड का क्या मतलब है यहाँ पे, कि इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन both the allele that is A and B are able to express। अब आता है क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके, क्या ब्लड ग्रुप के अंदर कंप्लीट डोमिनेंस का कंसेप्ट भी लगता है? मैंने पूछा, ये तो ब्लड ग्रुप में कंसेप्ट है किसका बेटा जी, आपका कोडोमिनेंस का। किसका? क्या ब्लड ग्रुप के केस में कंप्लीट डोमिनेंस का कंसेप्ट भी है? तो आपका आंसर होगा यस, वो भी यहां लगता है। और मैं कहूंगा तीसरे एलील की बात करते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पे तीसरे एलील की। मैंने कहा तीसरा एलील क्या है बेटा जी, यहाँ पे आपका स्मॉल आई, स्मॉल आई। अब यहाँ वर्ड से आपको समझाना चाहिए, मैंने इसे क्या लिखा है प्रियांशु, यहाँ पे स्मॉल लिखा है, इसका क्या मतलब, जीन कैसा है, जीन कैसा है। अब वर्ड को कनेक्ट करके देखो, आपने कहा सर ये करता है यहाँ पे ए टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन, वो कर रहा था बी वाले को, ये जीन कैसा है, रिसेसिव का मतलब क्या है, नॉट एबल टू एक्सप्रेस। ये एक्सप्रेस मतलब किसी एंजाइम को, और कोई एंजाइम ही नहीं बना, तो मैं क्या कहूंगा, कोई भी बेटा यहाँ पे सरफेस के ऊपर बेटा ग्लाइकोप्रोटीन ही। तो मैं कहूंगा आप इसे बोलते हो सर इट इज द ओ ब्लड ग्रुप, तो मैं कहूंगा इट्स नॉट ओ, इट एक्चुअली द 0। ये क्या है बेटा जी यहाँ पे, इसका मतलब देयर इज नो एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी, उसके सरफेस पे कोई एंटीजन है ही नहीं, तो मैंने कहा वो क्या है बेटा जी आपका यहाँ ओ। अब जब मैं वर्ड बोलता हूँ ना नो एंटीजन, तो बच्चे कहते हैं सर कोई भी नहीं उसके ऊपर, मेरा वर्ड है ना तो ए है ना उस पे बी है। मैं उन दो के कंसेप्ट पे बात बोल, मैं रेफरेंस पॉइंट ए और बी को लेके, कि ए नाम का था, नाम क्या बोल दिया मैंने, ए, बी नाम का है तो बी, और ए और बी दोनों नहीं है तो क्या बन गया, ओ, और अगर दोनों है तो क्या बन गया, ए बी। हुआ मेरे भाई। अब तीसरे वर्ड पे आ गए, इसमें ये आ गया किसके हैं, बी के। कौन से बेटा, सर वो ओ के साइड में लिख रखा है। मैंने कहा तीसरा लीड है बेटा जी, सर ये तो आपने बनाया। सर रिसेसिव अगर डोमिनेंट नहीं होगा तब तो बनाएगा ना अपने एंटीजन। डोमिनेंट नहीं होगा तो एंटीजन बनाएगा। डोमिनेंट और रिसेसिव होता तो डोमिनेट कर जाएगा, हाँ। और सिर्फ रिसेसिव हो तो रिसेसिव तो आपने बनाया। बिल्कुल। तो अब आप ये देखो ना मेरे भाई, इनका जब क्रॉसिंग होगी बेटा, जब आगे बच्चा पैदा होगा F1 जनरेशन में, तो क्या होगा, यहाँ से ए होगा और यहाँ से क्या होगा, आई होगा। इस कंडीशन के अंदर सरफेस के ऊपर कौन सा एंटीजन बनेगा, ए बनेगा। तो मैं कहूंगा अगर ए बन जाएगा तो मतलब यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन है एंड वन ऑफ द एलील इज एबल टू एक्सप्रेस। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या बनेगा, क्या बनेगा, और कुछ बता इसके अलावा, यही बात हो रही थी। तो मैं कह रहा हूं बेटा यहाँ तो देखो रिसेसिव नहीं हो रहा, तो आप ये सोच के देखो ना, रिसेसिव क्यों है, एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहा, एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहा। मेरे भाई मॉलिक्यूलर वर्ड पे सोच के देखो, बिकॉज वो जीन जब एक्सप्रेस करता है तो देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम। आप ये समझ के देखो ना बेटा, जब इस वर्ड को इस तरह समझ के देखो, ये सर एक डीएनए की सीक्वेंस है, ये क्या है सर, ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है और बनाता है आरएनए। क्या बनाता है,
आगे एक्सप्रेस होता है क्या बनाता है? प्रोटीन। क्या बनाता है? सर ये प्रोटीन जो होते हैं बिहेव एज ए एंजाइम। ये किसका काम करता है? सर ये एंजाइम जो होता है ये एक मेटाबॉलिक रिएक्शन को क्या करता है? यहाँ पे कंट्रोल करता है। उसकी वजह से यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनके क्या होता है बेटा जी आपका तैयार होता है। ठीक बात है। आपने कैसे ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ द म्यूटेशन, ये वर्ड आपने इवोल्यूशन में पढ़ा है। क्या वर्ड आ गया बेटा जी आपका यहाँ पे? ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन, एक सडन इनहेरिटेबल चेंज आ गया आपके जीन की सीक्वेंस में। आपका जो डीएनए डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, उसके अपनी एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में क्या आ गया? बदलाव आ गया। वो बदलाव अगर डीएनए में आया तो बदलाव साथ में किसमें आएगा मेरे भाई? क्योंकि डीएनए किसके बन रहा है प्रियांशु? आरएनए किसके बन रहा है? तो डीएनए अगर बदल गया रोनी तो ये भी तो क्या होगा? अरे हाँ कि ना? और अगर ये बदलेगा तो यहाँ पे बनने वाला प्रोटीन भी क्या होगा? और अब मैंने कही ऐसा प्रोटीन बना जिसका स्ट्रक्चर पहले वाले प्रोटीन से कैसा था? डिफरेंट। अब हम एक एंजाइम वर्ड को समझते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम के अंदर कहानी लगती है बेटा जी लॉक एंड की। किसकी कहानी लगती है? कि एंजाइम के अंदर ऐसी एक साइट होती है उसको बोलते हैं बेटा जी एक्टिव साइट। क्या बोलते हैं बच्चा उसको? और इस एक्टिव साइट के अकॉर्डिंग होता है बेटा जी आपका सबस्ट्रेट। अब जरा वर्ड को समझ के देखिए, ये एक प्रोटीन है, ये और ये प्रोटीन बिहेव करता है ये, और इस प्रोटीन का स्ट्रक्चर आपने चेंज कर दिया तो मतलब प्रत्यानी ये स्ट्रक्चर भी क्या हो गया? और अगर ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो क्या अब ये सबस्ट्रेट यहां बाइंड कर पाएगा? और अब अगर ये यहां बाइंड नहीं कर पाएगा तो क्या आपको मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म हो पाएगा? होगा क्या? तो मैंने बोला एंजाइम तो बन रहा है, प्रोटीन तो बन रहा है, बट ये एंजाइम तो चेंज हो गया ना। उसको जो मेटाबॉलिक रिएक्शन करना चाहिए वो तो नहीं कर पा रहा ना। उसे जिस सबस्ट्रेट पे एक्ट करना चाहिए वो तो नहीं कर पा रहा ना। उसे जो प्रोडक्ट बनाना चाहिए वो तो नहीं बना पा रहा ना। उसकी तो मेरी बॉडी में क्या है? अब्सेंस है। उसकी मेरी बॉडी में क्या है? अब सोचो, इस जीन को जो काम करना चाहिए था वो काम वो नहीं कर पा रहा, वो उस प्रोडक्ट को बना ही नहीं पा रहा। वो प्रोडक्ट अगर नहीं बनेगा तो मेरी बॉडी वो प्रोडक्ट भी तो क्या होगा? अब्सेंट होगा। वो अब्सेंट होकर मैं क्या कहूंगा? यार वो जीन लगता है मेरे पास है ही नहीं। जीन मेरे पास क्या है यहाँ पे? अब्सेंट। अरे हाँ है ना? आपने कह दिया जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, मतलब वो है आपके पास वो जीन, बट उसका कोई इफेक्ट मुझे दिखा ही नहीं दे रहा है। मैंने कोई जीन मेरे पास नहीं है, मेरे पास वो जीन पर उसका कोई इफेक्ट मुझे दिखाई नहीं दे। इसका क्या मतलब है? कि उस जीन ने जब अपने आप को एक्सप्रेस किया तो उसमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। उसका स्ट्रक्चर क्या हो चुका है? यहाँ पे आपका चेंज हो चुका है। अब उस रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वो रिएक्शन कंट्रोल नहीं होगा, वो प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। प्रोडक्ट नहीं बनेगा, उसका इफेक्ट भी तो बॉडी में क्या होगा बेटा? जब एब्सेंट होगा ना। अगर ये जीन इस एंजाइम को बना पाएगा तभी तो अपने इफेक्ट को शो कर पाएगा ना। आप एक बात सोच कर देखो ना, डीएनए आप कहते हो सर सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? क्या डीएनए के पास हाथ पैर है कि डीएनए को जाके कहकर चल भाई तू काम कर, ऐसे काम कर, ऐसे करेगा क्या डीएनए? फिर डीएनए कैसे कंट्रोल करता है सेल की एक्टिविटी को? By making the different enzymes. अरे हाँ या ना? राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, बट राइबोसोम के ऊपर कंट्रोल किसका है? डीएनए का। डीएनए क्या भेज रहा है उसके पास में? आरएनए बना के भेज रहा है। वो जैसा उसे आरएनए देगा वो वैसा ही तो प्रोटीन बनाएगा ना। हाँ कि ना? तब वर्ड को समझ के देखो मैं क्या बोल रहा हूं। एक डोमिनेंट है बिकॉज इट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ए फंक्शनल एंजाइम। एक रिसेसिव है बिकॉज इट डू नॉट फॉर्म दी एनी पर्टिकुलर एंजाइम। अगर वो एंजाइम को नहीं बना रहा है तो अपना इफेक्ट नहीं ला पाएगा। वो एंजाइम कैसे, वो जीन कैसा हो जाएगा बेटा जी? रिसेसिव हो जाएगा। दुनिया में ये कंसेप्ट ऑफ द अलील अगर किसी वजह से पैदा हुआ है तो उसका एक ही रीजन क्या है बेटा जी आपका? यहाँ पे म्यूटेशन। दुनिया में अलील पैदा हुए हैं बाय द प्रोसेस ऑफ द म्यूटेशन। समझ में आई बात है? अब आप इसमें एक और कंसेप्ट ऐड करके देखो। आप कहते हो कि हर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए पेड़ फैक्टर, आप कुछ ऐसा कह दो बेटा जी ये सारी डीएनए की सीक्वेंस है। एक डीएनए की मैंने कह दिया ये कैपिटल टी है। क्यों कह दिया मैंने इसे कैपिटल टी? रोनित मैंने इसे कैपिटल टी क्यों कह दिया? क्योंकि ये जब एक्सप्रेस करता है तो एक ऐसे एंजाइम को बनाता है जो हमारी हाइट को क्या करता है? बड़ा करता है। सर इसी जीन में हो गया म्यूटेशन। इस जीन में क्या हो गया? और सर अब ये मेरी वो एंजाइम को नहीं बना था जो हाइट को बढ़ाने का काम करेगा। तो मैं कहूंगा अब तो ये जीन भैया जी वो काम नहीं कर रहा है, वो जीन ऐसा काम। अब सोचो मैं कहूंगा अब उसी पॉपुलेशन में इसी सेम लोकस के ऊपर दो तरह की फॉर्म प्रेजेंट है।
एक तो ऐसी फॉर्म प्रेजेंट है जो ऐसे एंजाइम को बनाती है जो हेड को बड़ा करता है, और इसी सेम लोकस में एक ऐसा भी जीन प्रेजेंट, एक ऐसी भी फॉर्म प्रेजेंट, एक ऐसा भी जीन की सीक्वेंस प्रेजेंट है जो ऐसे एंजाइम को बनाती ही नहीं है, बट एट द सेम लोकस है, बट एट द तो मैंने कहा वो इसी की एक फॉर्म बोल दिया। मैंने क्या बोल दिया, वो क्या है, स्मॉल टी है। और मैंने कहा स्मॉल टी और टी का जो कंसेप्ट है वो क्या है बेटा जी, यहाँ पे अलील है। ये क्या है, सोचो आप जरा, ब्लड ग्रुप के केस में आपने कहा सर ये वाला जो जीन है ये ए नाम के ग्लाइकोप्रोटीन को बनाता है, इसमें बदलाव हुआ, इसमें, और सर ये अब जो नया बदलाव बना ये भी एक ऐसे एंजाइम को बनाता है जो एक नए प्रोडक्ट को बना देता है। ये सोच के देखो आप, सर ये एक सबस्ट्रेट है, पता नहीं ये क्या है, इसके ऊपर इस ए नाम के एंजाइम ने एक्ट किया तो उसने कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनाया। इसने एक और एंजाइम बनाया और वो एंजाइम भी सबस्ट्रेट को लेकर एफिनिटी शो करता, उसने पर यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाया उसकी शेप क्या करती, उसने यहाँ पे चेंज कर दी। मतलब एक ही सबस्ट्रेट पे एक्ट करने वाले दो एंजाइम बन गए यहाँ पे। ऐसे एंजाइम को बोलते हैं आइसो एंजाइम। क्या बोलते हैं इनका नाम को तोड़ो जरा, आइसो, आइसो बोले तो एंजाइम। मैंने कहा ऐसे एंजाइम का ग्रुप जिनका सेम सबस्ट्रेट है बट प्रोडक्ट कैसा उनका अलग अलग है, मैं कहूंगा ऐसे क्या बन जाएंगे यहाँ पे, आइसो एंजाइम। क्या बन जाएंगे, बना ऐसा एंजाइम, दोनों एक ही सबस्ट्रेट पैक कर रहे हैं। लोग है दोनों का सेम होगा फिर तो एक पर रिएक्ट कर रहे हैं। नहीं मेरे भाई, कंसेप्ट को थोड़ा और डिटेल में जाओगे तो यहाँ पे होते हैं कैटालिटिक ग्रुप। क्या होते हैं कैटालिटिक ग्रुप, जो भैया जी केमिकल बॉन्ड को तोड़ के एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। आप एक बात कैसे समझ के देखो, अगर मैं सिंपल सी भाषा में बात करूं, कोई भी एक प्रोडक्ट है, ये आपका एक सबस्ट्रेट है, मुझे इससे प्रोडक्ट बनाना है ए नाम का, मुझे इससे प्रोडक्ट बनाना है बी नाम का, तो मैं कहता हूं जो भी सबस्ट्रेट होता है उसके अंदर होते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स। क्या होता है उसके अंदर, ठीक है। आपने कैसे मुझे इंट्रामोलिकुलर फोर्स को तोड़ के एक नया प्रोडक्ट बनाने का काम करना, एक नया डिजाइन बना के तैयार करना है मुझे, ठीक बात है। तो मैंने कहा भाई इस एंजाइम के पास ऐसे कैटालिटिक ग्रुप होते हैं जो इसके उन इंट्रामोलिकुलर फोर्स को तोड़ेंगे, जो इस तरह की शेप को बनवाने में क्या करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे। आपने कैसे दूसरा जो एंजाइम है वो इस सबस्ट्रेट से बाइंड तो कर रहा है, उसके पास जो कैटालिटिक ग्रुप है वो कैसे उसके पास में अलग है, तो वो इसकी ये फॉर्म ना बना के क्या बनाता है, यहाँ पे इस फॉर्म को बनाता है, जो इस फॉर्म को ना बना के आपकी ऐसी फॉर्म को बनाता है। आपने एक एग्जांपल पढ़ा है मेरे भाई अच्छे से, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से O2 भी बाइंड करता है, क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। उससे कार्बन मोनोऑक्साइड भी बाइंड करता है, वो क्या बनता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो एक चीज से एक ही बाइंड करेगा कंपल्सरी नहीं है, स्ट्रक्चर अगर सिमिलर सा हो जाएगा, एक के एंजाइम से दो चीज भी बाइंड कर सकते हैं मेरे भाई। आप समझ रहे हैं, ऐसी चीजें होती है मेरे भाई। जबकि आप ये कहते हो ऑक्सी हीमोग्लोबिन इजीली टूट जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आपका टूटता ही नहीं है, वो कैसा आपके स्टेबल कंपाउंड है। पढ़े हो ना भाई, पॉइजनिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऐसी चीजें वेरी करती है मेरे भाई, ऐसा एक कंसेप्ट नहीं, चीजें अलग अलग चेंज होती है मेरे भाई वहां पे। आप चले आगे। अब आपने कहा मेरे भाई इसलिए इस तरह का सबस्ट्रेट बन गया। अब एक तीसरी वर्ड को समझ के देखो, इसी लोकस के ऊपर एक ऐसी म्यूटेशन हुई, इसी सेम लोकस पे रोनित ऐसी म्यूटेशन हुई कि अब ये किसी एंजाइम को ही नहीं बनाता है, ये किसी एंजाइम को, तो मैं कहूंगा भाई इसी सेम लोकस पे, इसी सेम जीन में, इस पॉपुलेशन के अंदर एक नहीं 3 फॉर्म है। कितनी फॉर्म है, मैंने कहा एक तो फॉर्म थी एक ऐसी जो ए को बना रही थी, एक फॉर्म ऐसी जो किसको बना रही है, बी को, और अब यहाँ पे एक ऐसी फॉर्म भी आ गई जो किसी को भी यह बनाने का काम नहीं कर रही। तो मैंने कहा 3 तरह का म्यूटेशन हो गया एक ही लोकस पे, तो उसकी कैसे बन गई, यहाँ पे 3 आपकी फॉर्म में बन के आपकी तैयार हो गई। अरे हाँ या ना, तो मैं कहूँ इस तरह से क्रिएट होते हैं मल्टीपल अलील। एक बात को याद रखना, मल्टीपल अलील कंसेप्ट इज एप्लीकेबल ऑन द पॉपुलेशन, नॉट ऑन द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के ऊपर हमेशा ही पेड फैक्टर का रूल लगता है, क्योंकि हम क्या है, हम डिप्लॉइड है। हम क्या है, मेरे पास तो एक डीएनए की 2 ही कॉपी है ना, तो मैं तो या तो भैया जी होमोजाइगस हो सकता हूँ या फिर आदित्य यहाँ पे मैं हेटेरोजाइगस हो सकता हूँ, मेरे पास तो 2 ही होंगे ना भाई। पर जब आप करोगे ह्यूमन की पॉपुलेशन की बात, तो क्या कहोगे, वहां पे उससे ज्यादा एलील की फॉर्म भी हो सकती है। तो याद रखना, पेड फैक्टर इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द इंडिविजुअल, नॉट फॉर द पॉपुलेशन। उसके ऊपर क्या कंसेप्ट लगता है, मल्टीपल अलील का। सर तो सर ब्लड ग्रुप एबीओ भी होता है नहीं, कैसे होगा बेटा, आप एक बात समझ के देखो, आपके पास कंडीशन क्या क्या हो सकती है। आपने कहा सर इस तरह से हमारे पास जीन है, ये जीन हमारे पास दोनों, क्या होगा ब्लड ग्रुप,
ए हो गया। अब आपने कहा सर ये तो रिसेसिव है ना, ये क्या है डोमिनेंट है, तो यहाँ भी कैसा होगा ठीक। आपने कहा सर ये तो रिसेसिव है, बताओ इसके अलावा और कंडीशन पॉसिबल है? कंडीशन पॉसिबल नहीं है सर, पर लेकिन ऐसा क्वेश्चन आया जैसे कि एबीओ ब्लड ग्रुप इज रिलेटेड टू व्हिच कॉन्सेप्ट? कौन सा? एबीओ ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। नहीं सर, ये एक साथ लिखे आते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप। सर वो तीन एंटी सर मुंबई में सर 2 ब्लड ग्रुप ऐसे ना, गोल्डन ब्लड ग्रुप है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। हां सर, बॉम्बे तो सर वो उसमें तो अलग है, उनमें तो H एंटीजन प्रेजेंट वो अलग कहानी है। वो उसी का कुछ। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 एंटीजन्स की बात कर रहे हैं आपके साथ में, ए बी या दोनों एंटीजन या फिर वो एक भी नहीं। आपके एक आरबीसी में करीबन 21 एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, इनके बेसिस पे आपके और भी ब्लड ग्रुप बनते हैं। बॉम्बे बनता है एच एंटीजन की बात की आपने यहाँ पे, वो किसी को भी दे सकते हैं। नहीं वो किसी को भी नहीं दे सकता। हाँ वो किसी को भी दे सकता है, किसी का ले नहीं सकता। द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है वो, रेयरेस्ट। पहले 9 थे वो, हाँ अब कितने? ऐसे डाटा तो यार नहीं है मुझे यहाँ पे, पर पॉइंट ये है मेरे भाई, उसमें क्या होता है, ये जो ए और बी बनते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, इनको बनने वाला प्रिकर्सर होता है एच। होता क्या है मेरे भाई, जो मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ कि ये एक सबस्ट्रेट है और इस सबस्ट्रेट के ऊपर ए नाम के एंजाइम ने एक्ट किया, ए नाम के एंजाइम ने एक्ट किया, उसे क्या बनाया उसने, ए नाम का ग्लाइकोप्रोटीन बनाया। मैं कहूँ अगर इस सबस्ट्रेट ही ना हो तो, मैंने कहा ये ए प्रेजेंट है आपके पास में, बी प्रेजेंट है, बट ये सब्सटेंस ही प्रेजेंट नहीं है, ये सबस्ट्रेट ही प्रेजेंट नहीं है, तो ये कुछ कर लेगा, ये कुछ कर लेगा। ये कंडीशन होती है बॉम्बे एंटीजन। यहाँ पे होता है एच सब्सटेंस, जो आगे जाके कन्वर्ट होता है ए और बी नाम की ग्लाइकोप्रोटीन्स में। अब सोचो इसको बनाने वाला जो एंजाइम हमने कह दिया वो है यहाँ पे एच एंजाइम, तो उस एच एंजाइम को कोई जीन बना रहा होगा ना, वो जीन आपकी बॉडी में रिसेसिव। जब आपकी बॉडी में यही नहीं बना तो फिर ए और बी कैसे बन जाएंगे? इसको बोलते हैं मेरे भाई आपका एच एंटीजन कहते हैं, इसको बोलते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप बोलते हैं इसको। स्मॉल आई पर वो लगा सकते हैं। जब आपने स्मॉल आई लिख दिया, क्योंकि ओ कोई एंटीजन नहीं है, आपका स्मॉल आई लिखना है उसको, तो वही लिखने का कोई लॉजिक नहीं है उसका, लिखते नहीं है उसको, स्मॉल आई से लिखेंगे, ओ को क्यों लिखेंगे उसको? क्योंकि स्मॉल आई का मतलब इटसेल्फ है ये क्यों रिसेसिव है। सर ऐसा हुआ था क्या कि इसका पहला केस बॉम्बे में मिला है? कॉमिक उस पे भी हाँ बात की हुई थी इसके बारे में, तब इसका नाम ऐसा रखिए। वैसे गोल्डन क्या होता है जी, है? गोल्डन है। गोल्डन का मैं सब ध्यान नहीं देखना पड़ेगा गोल्डन का। तो गोल्डन ब्लड ग्रुप में एंटीजन का भी नंबर होता है, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। मेरे को कोई आइडिया नहीं, देख के बता सकते हैं फिलहाल कुछ नहीं। हाँ जी और बोलिएगा सर ए भी पॉसिबल है किसी सिम्टम में, किसी डिजीज में? कौन सा बोला आपने? ए बी ए का ए कैसे पॉसिबल होगा? सर जैसे डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी हो गई थी जीन हाँ जी। की, ऐसे इसमें हो सकता है। तो अगर मान लो इसमें हो भी गया तो ब्लड ग्रुप ऐसा कैसे बन जाएगा? तो ब्लड ग्रुप तो दोनों जीन एक ही तो काम कर रहे हैं, ए नाम के ग्लाइकोप्रोटीन को तो बनाएंगे ना, और ये किसको बनाएगा? बी को बनाएगा। ब्लड ग्रुप तो ए बी बनेगा ना बेटा। भाई आप ये बताइए, यहाँ कंडीशन जो आपने 2 ए प्रेजेंट है, तो भी ए नाम का ग्लाइकोप्रोटीन ही तो बनाया ना। अब आपने कहा कि सर डाउन सिंड्रोम जैसे फिनोमेना यहाँ पे हो गया, वो क्रोमोसोम आपका मल्टीप्लाई हो गया जिससे आपके ए नाम का जीन, चलो मान लिया हमने ऐसा हो गया। इन दैट कंडीशन में ये 2 अगर ए है भी आपके पास में, तो भी वैसे बनाएंगे तो एक होना, और ये किसको बनाएंगे? बी को। अब आप अगर यहाँ पे बी को भी बढ़ा दोगे तो ऐसा बन जाएगा। अब आपको सर यहाँ 2 होगा तो फर्क क्या पड़ेगा? रिसेसिव है, चीज तो यही रहेगी, ए और बी रहेगी, चीज तो यही। हमें तो चीज डोमिनेंट है या रिसेसिव है, ये बात किस बात पे पता लगती है हमें? कि उसका प्रोडक्ट बना कि नहीं बना। जब आप 12th में हो गए तो वहां जाके एक बात ऐड होती है, द कंसेप्ट ऑफ द डोमिनेंस इज नॉट ए ऑटोनोमस फीचर ऑफ ए जीन। ये वो जीन का फीचर नहीं है, ये जीन का कोई, चलिए एक बार एकदम उठा के इस बात को बात करते हैं, फिर मैं दोबारा आऊंगा। एबीओ नहीं होता, एबीओ ब्लड ग्रुप नहीं होता है। कैसे हो जाएगा? तीनों एक साथ कैसे हो सर जाएगा? इसका ये क्वेश्चन था, सर एबीओ ब्लड ग्रुप इज रिलेटेड टू व्हिच कॉन्सेप्ट?
तो आप इसे बोलोगे कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस से। सर मल्टीपल मल्टीपल एलील, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि 3 आपने यहाँ पहले लिख रखा है, मल्टीपल एलील बोलोगे इससे आप। सर तो मैं ये पूछ रहा था कि एक भी और जैसे एक साथ लिखा हुआ था तो ऐसा कोई ब्लड ग्रुप एग्जिस्ट करता है? नहीं, ऐसा कोई नहीं एग्जिस्ट करता बेटा कि तीनों एक साथ हो जाए। वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 3 टाइप के एलील की बात ही हो रही है यहाँ पे आपके साथ, ए बी ओ ब्लड ग्रुप के टाइप की बात हो रही है कि 3 वहाँ पे ब्लड ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, एक बार जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनना जरा एक बार बात। आपने कल मेरे को कहा था डाउट में पीलियोट्रोपी, क्या कहा था आपने? कहा था डाउट में, अरे खाना पीरियड उसको वर्ड को जरा समझ कर देखो। एक है बेटा जी बी और बी का, ये जीन है बेटा जी आपके स्वीट पी में, किसमें मेरे भाई आपके स्वीट पी में जीन है डी और बी। दूसरा हमने जीन बोला बेटा स्मॉल बी और बी। जिस प्लांट के अंदर ये बी और बी होता है उस प्लांट में ये देखा जो साइज ऑफ द सीड होता है वो लार्ज होता है। कैसा होता है? और इस कंडीशन में बेटा जी उसका शेप जो होता है सीड का वो कैसा होता है? राउंड होता है। कैसा होता है? यहाँ पे बात ये होती है कि इसका साइज जो होता है वो कैसा होता है? स्मॉल होता है। और वैसे उसकी शेप जो होती है वो क्या होती है? रिंकल। ठीक बात है। आपने ऐसा हमने इसका करा दिया क्रॉस, इस कंडीशन में क्या होना चाहिए? आपने कहा सर होना चाहिए लार्ज और शेप कैसे होनी चाहिए? बट एक्चुअली प्रोडक्ट क्या है? शेप है राउंड बट साइज है इंटरमीडिएट। साइज कैसा है? अब मैं आपसे पूछूं, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, ये बी जीन क्या है? डोमिनेंट है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट है या रिसेसिव? क्यों? शेप में ये राउंड है। भाई आपने कहा सर ये इनकम्प्लीट डोमिनेंट है, किस बेस पे कहा आपने? क्योंकि ये साइज में बड़ा है, ये छोटा है, ये कैसे इंटरमीडिएट था? आपने कैसे इनकम्प्लीट है, वैसा कह दिया हमने। मैं तो यहाँ पे साइज की बात ना करके शेप की बात करूंगा। मैं तो यहाँ पे ये राउंड है, ये रिंकल्ड, और ये क्या है? राउंड है, ये तो डोमिनेंट है। नहीं, मैंने कहा यही तो पीलियोट्रोपी है। ए सिंगल जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर। ए सिंगल जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर। आपने अब ये पढ़ा, एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। अब पीलियोट्रोपी का मतलब ये होता है सर पर देखने से तो सर हमें तो ऐसे कैसे पता लगेगा कि इंटरमीडिएट है सर, अगर क्वेश्चन आ जाए? क्यों? आपको साइज ऑफ द सीड तो देखना पड़ेगा, कैसा बना उसका प्रोडक्ट, कैसा बना। सर क्वेश्चन में ऐसे ही आपके लेवल से बहुत ऊपर की बात निकल गई भाई, आपके लेवल पे पूछेगा नहीं आपसे बात। और वो वर्ड लिखा है पीलियोट्रोपिक जीन, जो पीलियोट्रोपिक जीन बोलेगा समझ जानो जीन किसकी बात कर रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड बोला था, क्या वर्ड बोला था? कंसेप्ट ऑफ द डोमिनेंस इज नॉट द ऑटोनोमस फीचर ऑफ द जीन। ये कोई जीन का फीचर ही नहीं है, क्यों जीन डोमिनेंट है रिसेसिव, जीन का कोई फीचर नहीं। इट डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट, इट डिपेंड अपॉन द that formed by the gene. It depend upon the product that formed by the gene and the product that affect the phenotype. ये उस पर डिपेंड करता है। आप जब इस जीन को ये कहते हो सेप, तो आप ये कहते हो इसका ऐसा प्रोडक्ट बना जो सेप को क्या कर रहा है? राउंड कर रहा है। हेटेरोजाइगस कंडीशन, तो आपने कहा सर कंप्लीट डोमिनेंट। बट आप बात करते हो साइज की, अब बात करते हो यहाँ पे साइज, तो आपके कहोगे इसमें इनफ अमाउंट ऑफ स्टार्स नहीं बन पाया कि उसका साइज बड़ा हो सके, तो कैसा रहेगा? यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंट। अब एक बात को समझ के देखो, एक्चुअली जीन करता क्या है? ये जीन बनाता है स्टार्च को। ये जीन किसको बनाता है बेटा जी? यहाँ पे स्टार्च को बनाया स्टार्च। अब स्टार्च दो चीज से मिलकर बनता है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से। किससे बनता है? अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अब कौन ज्यादा बना? अमाइलोज ज्यादा बना कि अमाइलोपेक्टिन बना? इससे डिसाइड होती है बेटा जी शेप ऑफ द सीड। इसकी क्या डिसाइड होती है? अब वर्ड को समझना, मैंने कहा ये बी और बी एक्सप्रेस होता है, एक्सप्रेस, और आपने कहा अमाउंट ऑफ द स्टार्च क्या बनता है? बहुत ही ज्यादा बनता है। इस कंडीशन में अमाइलोपेक्टिन का कंटेंट ज्यादा है, अमाइलोपेक्टिन का कंटेंट ज्यादा है, और स्टार्च भी क्या बना? ज्यादा बना। तो आपने कहा यहाँ पे स्टार्च ज्यादा बना, सीड में वो स्टोर हुआ, तो पहले सीड का साइज कैसा है? बड़ा है। और क्योंकि माइलोपेक्टिन बना तो वहां पे शेप भी कैसा उसका? यहाँ पे राउंड।
आपने कहा सर यहाँ पे ना तो स्टार्च बना, और जब स्टार्च ही कम बना तो मैं कहूंगा बेटा यहाँ पे माइलोपेक्टिन भी कैसा है, कम बना। तो आपने कहा यहाँ पे क्या हुआ मेरे भाई, आपका शेप कैसा हो गया, रिंकल्ड हो गया। अब यहाँ कंसेप्ट पे आ गया, यहाँ आपने कहा सर एक अकेला अनिल बैठा हुआ है तो स्टार्च बना, स्टार्च बट कंपेरेटिव जितना यहाँ बना जितना यहाँ पे, पर जितना भी स्टार्च बना वो स्टार्च में ज्यादा कौन बना, अमाइलोपेक्टिन बना। तो शेप कैसी होगी, अरे हाँ या ना। तो कंसेप्ट क्या कहता है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता वो कैपिटल बी है या स्मॉल बी है, फर्क इस बात से पड़ता है इस कैपिटल बी ने जो चीज बनाई उस चीज से क्या फिनोटाइप डिसाइड हुआ है, वो बताएगा मुझे कि ये जीन डोमिनेंट है या रिसेसिव है। ये कोई जीन का फीचर नहीं है, इसका काम है प्रोडक्ट बनाना, और उस प्रोडक्ट का काम है फिनोटाइप को डिसाइड करना। और मैं फिनोटाइप को देख के बताऊंगा वो जीन कैसा है। जैसे आपने अभी कहा सर हम जीन को देख के कैसे बताएंगे अभी, तो जीन को देखना नहीं है मेरे भाई, हमें देखना क्या है, हमें देखना क्या है उस फिनोटाइप में क्या प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट से क्या फिनोटाइप बना। जैसे आपसे कहा जाता है एक लार्ज साइज का पी का प्लांट, जिसके एक पी का प्लांट है जिसके लार्ज साइज के सीड है, एक दूसरा पी का प्लांट जिसके स्मॉल साइज के सीड है, उनकी क्रॉसिंग होती है और आगे जाके सीड आती है लार्ज साइज की। तो जीन कैसा है, तो आप क्या कहोगे ये लार्ज वाला वहां पे क्या हो रहा है आपका डोमिनेंट रोल है, है ना। आपसे कहते हैं वो इंटरमीडिएट साइज का है, तो वो कैसा है यहाँ पे इनकम्प्लीट है। तो कहेगा ना उसका प्रोडक्ट क्या बना, उसके प्रोडक्ट से डिसाइड करके बताओगे जीन कैसा है, डोमिनेंट है या रिसेसिव। इस कंसेप्ट को बोलते हैं पीलियोट्रॉपी। क्या बोलते हैं इसको यहाँ पे, तो पीलियोट्रॉपी पूछे कोई क्या है तो क्या कहोगे, it is a phenomena in which a single gene control more than one character। हमारे अंदर एक बीमारी होती है फिनाइल कीटोयूरिया, हमारे अंदर एक बीमारी है फिनाइल कीटोयूरिया, ये भी पीलियोट्रॉपिक एग्जांपल से देखो उसकी बता देते हैं। फिनाइल कीटोयूरिया ये एक बीमारी है हमारे अंदर जो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, एंड इट इज ए एग्जांपल ऑफ द पीलियोट्रॉपी। जरा सुनिएगा मेरे को, हमारे क्रोमोसोम नंबर 12 के पास एक जीन होता है और वो जीन बेटा जो एंजाइम बनाता है हाइड्रोक्सिलेज, वो क्या बनाता है, अब क्या एंजाइम का फिक्स है, इस पर क्या क्या प्रेजेंट है, क्या बात कर रहे तो फिक्स नहीं होगा। ऐसा कोई जीन कहीं भी प्रेजेंट हो गया, हमने पूरा ह्यूमन जीनोम जब डिस्कवर कर लिया, हमने पूरे ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस कर लिया, साइंटिस्ट ने सबका नहीं करा। हाँ जी, सबका नहीं करा। मैंने जब ये कहा आपको कि हमारे पास 30,000 जीन है, तो मतलब सब जीन की बात कर लेना हमने यहाँ पे कि क्या जीन है। उनके फंक्शन में मेरे 13 साल में पता लगा था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में काम हुआ था 13 ईयर तक, 1990 से लेके 2003 तक 13 साल काम किया। वो तो नाम रखा उन्होंने, एक एक जीन को सीक्वेंस कर, उस जीन का इफेक्ट देख के जीन करता क्या क्या बनाता है, उनको स्टडी करके फिर उस जीन को बोलते हुए ये जीन इंसुलिन है, ये ग्लाइकोजन है, उनके इफेक्ट को पढ़ते गए, उनके इफेक्ट उनके साथ लिंक करते गए, जिनका पता लग गया उनका नाम रखते गए, किसका ये है, इसका ये है, इसका ये। और इसमें एक अकेले देश ने अकेले साइंटिस्ट काम नहीं किया, इसके ऊपर करीबन 7 से 8 कंट्रीज ने मिलकर काम किया था। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इसका नाम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसका नाम था इट्स ए मेगा प्रोजेक्ट। कहते हैं आपका यहाँ पे एक मेगा प्रोजेक्ट था ये बेटा। हाँ चलो बात को सुनिए, पॉइंट क्या है यहाँ पे इसका। प्लस 2 में आप कुछ पढ़ोगे, एसजीपी आपके सिलेबस में आएगा, जब बताएंगे कैसे किया था सारा काम। टॉपिक को सुनो मेरे भाई, आपकी बॉडी में अमीनो एसिड होता है, उसका नाम होता है फिनाइल एलेनिन। एक अमीनो एसिड है, नाम क्या उसका, ठीक है। यहाँ पे इसको डिग्रेड करते हैं एंजाइम, उसका नाम होता है हाइड्रोक्सिलेज। क्या नाम होता है उसका, और वो इसे कन्वर्ट करता है टायरोसिन में। एक नई एनिमेशन बन गई, कौन सी बेटा, ठीक है मेरे भाई। टायरोसिन जो होती है ये यूज होती है द सिंथेसिस ऑफ द मेलानिन पिगमेंट। द प्रिकर्सर ऑफ द मेलानिन वो कौन है बेटा जी, यहाँ पे टायरोसिन, ठीक है। अब जरा सोचो ये एंजाइम ही आपकी बॉडी में ना बने तो क्या होगा। तो पहला सर हमारी बॉडी में ये नहीं होगा तो ये नहीं बनेगा, मतलब कुल मिला के फिनाइल एलेनिन का ब्रेकडाउन नहीं होगा। पहला पॉइंट आ गया सर, इसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं कहूंगा ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन की फॉर्म में, किस फॉर्म में, और क्या बन जाएगा, फिनाइल कीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, और मैंने कहा जो फिनाइल कीटोन है
ये अगर मेरी बॉडी में ज्यादा बन गया तो उसकी वजह से मेरा दिमाग डेवलप नहीं कर पाएगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो सोचो एक बच्चा पैदा होता है ऐसा जिसके अंदर जीन ही नहीं है, ये हाइड्रोक्सिलेज। तो कहते हैं जब ये जीन ही नहीं होगा तो उस बच्चे का दिमाग क्या कभी डेवलप हो पाएगा? तो मैं कहूंगा बच्चा कैसा होगा? अरे कैसा होगा? मेंटली रिटार्डेड। पहला कैरेक्टर आ गया, बच्चा कैसा है? पहला। पर अब एक और बात है, इसकी कमी है, उसकी बॉडी में साथ में कमी है, किसकी? और टायरोसिन की कमी है तो साथ में क्या है? तो उसकी बॉडी के ऊपर मेलानिन पिगमेंट भी नहीं होगा और उसकी बॉडी में क्या दिखाई देगा? हमें यहाँ पे व्हाइट पैचेस दिखाई देंगे, उसके बाल भी व्हाइट हो जाएंगे, उसकी आईब्रो व्हाइट होंगे, उसके जहां भी ब्लैक पिगमेंट बनना चाहिए तो ब्लैक पिगमेंट बनेगा ही नहीं। उसकी बॉडी कैसी होगी? यहाँ पे पिगमेंटेशन भी अफेक्टेड हो जाएगा उसका। यहाँ पे जीन एक नहीं है, कौन सा? जीन एक नहीं है, कौन सा? हाइड्रोक्सिलेज। अफेक्ट क्या क्या आ रहा है? मेंटली रिटार्डेड, साथ में डीप पिगमेंटेशन ऑन द बॉडी। क्या हो गया? डीप पिगमेंटेशन ऑन द बॉडी। कितने कैरेक्टर कंट्रोल हो गए? हाँ जी, पूरी स्किन वाइट हो जाएगी। नहीं डिपेंड कर, देखो आपका यहाँ टायरोसिन नहीं है, टायरोसिन अगर आप बाहर से लेते हो तो आपकी बॉडी में कुछ बनेगा यहाँ पे आपका, बट पॉइंट आता है उसकी बॉडी में डीप पिगमेंटेशन होगा, कंप्लीट व्हाइट होगा। ऐसी जरूरत नहीं है कि मैं कहूंगा बीच में चिटका ब्रेस ऐसे आ जाएगा, फिर मैं कहूंगा बिल्कुल ही नहीं बना तो बिल्कुल व्हाइट हो जाएगी। एल्बिनो कंडीशन आ जाएगी उसकी बॉडी में। एल्बिनो होता है बिल्कुल व्हाइट हो जाता है। बात कर रहा है, मैं कह रहा हूँ अगर ऐसा हो गया तो कंडीशन आप ऐसी बात कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है भाई। रोहित आपने जो देखा वही होता है दुनिया में, ऐसा नहीं है। जो आपने देखा वही होता है, ऐसा नहीं है मेरे भाई। तो हेयर भी वाइट हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि आंखों के बीच का भी कोई व्हाइट हो जाएगा। हाँ जी, हेलो हेलो, पहले मेरी बात को सुनिएगा। यहाँ पे इस एक एंजाइम ने कितने कैरेक्टर अफेक्ट कर दिए? दो कर दिए। इट इज द एग्जांपल ऑफ द प्लियोट्रोपी। ये किसका एग्जांपल है? समझ में आ रहा है मेरे भाई? वहां पे अपने बेबी की बात करते हम ये समझा रही प्लियोट्रोपी कैसे कंट्रोल की जाती है। तो आपने एक सिंपल सी जेनेटिक्स पढ़ी है मेरे भाई कि एक जीन है, उसने ये काम किया, उसका एक क्रॉस किया, ये आंसर आगे बात करें। पर यही जेनेटिक्स नहीं है, इसको बहुत सारे वर्जन है मेरे भाई। अभी जस्ट आप लोगों ने पढ़ाया ये वाला। एक और फिनोमेना होती है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जहां पे एक नहीं एक सिंगल कैरेक्टर कंट्रोल बाय मोर देन वन जीन। ए सिंगल कैरेक्टर कंट्रोल बाय मोर देन वन जीन। आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी हाइट कंट्रोल बाय द 3